गांव की चुड़ैल, एक डरावनी हिंदी कहानी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास बसा छोटा सा गांव भीमरावपुर जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही रहस्यों से भरा हुआ था। चारों तरफ खेत, बीच में तालाब और उसके किनारे खड़ा था एक पुराना जर्जर बरगद का पेड़, जिसके बारे में गांव के हर बच्चे और बड़े को डराने वाली एक ही कहानी कही जाती थी, बुढ़िया और बरगद की दहशत। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस बरगद पर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं, रात के समय कोई अकेला उसके पास से गुजरे तो कान में लंबी डरावनी हंसी गूंजती है। कईयों ने दावा किया था कि उन्होंने सफ़ेद सी परछाई, उल्टे पैरों की छाप या झाड़ियों में किसी के सरकने जैसी आवाज़ें सुनी थीं। लोगों का मानना था कि यह चुड़ैल पहले इसी गांव की ही एक स्त्री थी, रूपकली। रूपकली बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके सौंदर्य से ज़्यादा चर्चित थी उसकी अभिमान भरी प्रकृति। कहते हैं कि उसकी सुंदरता से कोई पुरुष बच नहीं पाता था। शादी के बाद भी कई लोग उसके पीछे पड़े रहते, लेकिन एक रात अचानक वह गायब हो गई। कई दिन बीते, पर वह नहीं मिली। फिर एक दिन उसी बरगद के पास उसका शव झाड़ियों में मिला, चेहरा डर से विकृत, आंखें खुली हुई, मानो अंतिम समय में कुछ भयानक देख लिया हो। और तब से ये अफवाह फैली कि रूपकली की आत्मा वहीं भटकती है, एक चुड़ैल बनकर। गांव में नई हलचल। समय के साथ लोगों ने इस कहानी को सच मान लिया था। रात होने के बाद बरगद के पास जाना सख्त मना था, पर गांव के कुछ युवकों को ये सब अंधविश्वास लगता था, खासकर वीर, जो शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। उस साल दिवाली से पहले वह गांव लौटा तो देखा कि लोग किसी नई घटना से परेशान थे। दो मजदूर, जो रात को खेतों से लौटते हुए बरगद के पास से गुजरे थे, अगले दिन बेहोश मिले। दोनों के पैरों पर उंगलियों जैसे नीले निशान थे और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गांव में फिर दहशत फैल गई। वीर ने यह मामला सुना तो हंसते हुए बोला, अरे ये सब हवाई बातें हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। लेकिन उसकी छोटी बहन सोना ने डांटते हुए कहा, भैया आप शहर वाले हो गए हो, लेकिन यहाँ सब मानते हैं कि वहाँ कुछ है। दादी कहती हैं कि चांदनी रात में वहाँ और भी खतरा रहता है। दादी, जो 80 साल की थीं, धीमी आवाज में बोली। रूपकली की मौत सिर्फ मौत नहीं थी बेटा, वह बेइज्जती का बदला लेने लौटी है। उसकी आत्मा चैन नहीं पाती। अगर किसी के मन में लालच या वासना हो तो वो आत्मा उसे अपना निशाना बनाती है। वीर ने बात को हल्के में लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जल्द ही ऐसी घटना का सामना करने वाला है जिससे उसका नास्तिकता पर भरोसा हिल जाएगा। चांदनी रात की चुनौती। अगली शाम गांव में चांदनी छाई हुई थी। वीर और उसके दो दोस्त मोटू और अनिरुद्ध तालाब किनारे बैठे गप्पे मार रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने चुनौती दी, अगर तू सच में मानता है कि वहां कुछ नहीं है तो आज रात बरगद के नीचे बैठकर आ। सिर्फ 5 मिनट। वीर हंस पड़ा, क्यों नहीं, चलो। मोटू डर गया, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वीर और अनिरुद्ध बरगद की तरफ चल पड़े। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, वातावरण अजीब ठंडा हो गया। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते जैसे बिना हवा के भी कांप रहे थे। वीर ने मोबाइल टॉर्च जलाई, पर आसपास का अंधेरा जैसे उससे भी गहरा था। अनिरुद्ध बोला, ठीक है वीर, बैठ जा नीचे, देखता हूँ कितना शेर है तू। वीर पत्थर पर बैठ गया। पहले तो सब ठीक था, पर कुछ ही सेकंड बाद अचानक एक महिला के गाने की धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था, मानो कोई बुला रहा हो। अनिरुद्ध डरकर बोला, वीर, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वीर ने हिम्मत करते हुए कहा, शायद कोई औरत पास से जा रही होगी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने दूर झाड़ियों में सफ़ेद कपड़े का झिलमिलाता सा टुकड़ा देखा, मानो कोई धीरे धीरे सरक रहा हो। वीर का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक हवा में एक बहुत धीमी लेकिन डरावनी हंसी गूंजी। हे हा 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 हा! अनिरुद्ध चीख पड़ा और भागने लगा। वीर भी कांप गया और उसके पीछे दौड़ने लगा। दोनों किसी तरह गांव में पहुंचे और हाँफते हुए रुक गए। डर की जड़ें और दादी की कहानी। दादी ने वीर को देखा और तुरंत समझ गईं कि कुछ हुआ है। उन्होंने वीर को बैठाया, पानी दिया और बोली, तुमने उसे देखा है? रूपकली की आत्मा हर उस शख्स के पीछे पड़ती है जो उसे चुनौती देता है। वीर हक्का बक्का रह गया। लेकिन दादी, वो सिर्फ सफ़ेद कपड़ा था। दादी ने कहा, नहीं बेटा, रूपकली की सबसे बड़ी पहचान उसका लंबा सफ़ेद लहंगा था। मरने के बाद भी वही रूप है उसका। फिर दादी ने एक रहस्य बताया, रूपकली की मौत सच में हादसा नहीं थी। गांव के कुछ लंपटों ने उसके साथ बदसलूकी की कोशिश की और वह उनसे बचते बचाते उसी बरगद के पास गिर पड़ी। डर और अपमान के कारण वहीं उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा उस पेड़ से बंधी हुई है।
वीर को अब डर से ज्यादा अपराध बोध हो रहा था कि उसने मजाक में उस स्थान पर कदम रखा। दादी ने चेतावनी दी, अब वह तुझे पहचान चुकी है। तूने उसके इलाके में जाकर उसे ललकारा है। अब दोबारा वहां मत जाना। अगर वह पूरी रात वाली चांदनी में दिख गई तो बच पाना मुश्किल है। दूसरी रात असली मुठभेड़। वीर डर तो चुका था, लेकिन भीतर एक सवाल उसे काट रहा था। जो कुछ उसने देखा, क्या वह सच था या सिर्फ उसके दिमाग का वहम? अगली रात गांव में बिजली चली गई। अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा। वीर कमरे में बैठा था कि अचानक खिड़की के बाहर किसी महिला की आवाज गूंजी। वीर, ओ वीर! आवाज इतनी साफ थी कि किसी जिंदा इंसान जैसी लग रही थी। वीर का दिल डर से जम गया। उसने खिड़की बंद करना चाहा, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि खिड़की खुद ही खुल गई। चांदनी में उसने दूर वही सफ़ेद आकृति देखी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और ज़मीन को लगभग छूता सफ़ेद लहंगा। उसकी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। वह आकृति धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वीर चिल्लाया, कौन है, कौन? लेकिन आवाज़ उल्टा उसके कानों में फुसफुसाए, तूने मुझे ललकारा था। वीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों को कोई पकड़ रहा हो। वह गिरते गिरते बचा। तुरंत कमरे की लाइट जल गई, शायद किसी ने बाहर से बिजली का स्विच ठीक किया होगा। जैसे ही रोशनी आई, वो आकृति गायब हो चुकी थी। वीर अब बुरी तरह कांप रहा था। तांत्रिक का आगमन। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। दादी ने तुरंत शहर से पुराने परिचित तांत्रिक बाबा कालीनाथ को बुलाया। बाबा का दावा था कि वह आत्माओं से बात कर सकता है। बाबा रात को बरगद के पास पहुंचे। वीर, दादी और कुछ गांव वाले दूर खड़े थे। बाबा ने पेड़ के नीचे कुछ मंत्र पढ़े, अगरबत्ती जलाए और मिट्टी पर लाल रंग से चक्र बनाया। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे तूफान आ रहा हो। फिर बाबा ने चिल्लाकर कहा, रुपकली, सामने आओ। और तभी पेड़ के पीछे से सफ़ेद धुआं सा घूमता हुआ निकला। धीरे धीरे वह धुआं एक महिला की आकृति में बदल गया, लंबा, पतला, उल्टे पैरों वाला। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए। वह आकृति तेजी से बाबा की तरफ लपकी और चीखी, मुझे चैन दो, मुझे बदला पूरा करना है। बाबा पीछे हटे, लेकिन चिल्लाए, किससे बदला? चुड़ैल की लाल चमकती आंखें वीर की तरफ घूरने लगीं। इसने मुझे चुनौती दी थी। वीर डर से कांपने लगा। रुपकली के दर्द की सच्चाई। लेकिन उसी पल दादी आगे बढ़ीं और बोलीं, रुपकली, तू बदला उन लोगों से ले जिन्होंने तेरा जीवन छीन लिया। ये लड़का निर्दोष है। चुड़ैल दादी की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अचानक गुस्से की जगह दर्द उतर आया। हवा का बहाव धीमा पड़ गया। दादी बोली, रुपकली, मैं जानती हूँ तू क्या झेलकर मरी थी, लेकिन हर आदमी तेरा दुश्मन नहीं है। वह आकृति कांपने लगी। उसके चेहरे पर आंसू जैसे कुछ चमकने लगा। तभी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रुपकली दर्द से चिल्लाए, मुझे मत बांधो, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। वीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं किसी तरह तुम्हें शांति दिला सकूं, तो बताओ, मैं क्या करूं? रुपकली ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, मेरी अधूरी लाश को सही तरह से दफन नहीं किया गया था। मेरी आत्मा इसी पेड़ से बंधी है। अगर तुम लोग मेरी अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जित कर दो तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। अंत आत्मा की मुक्ति। अगली सुबह पूरा गांव रुपकली की अस्थियां ढूंढने निकल पड़ा। पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर एक छोटे कपड़े में लिपटे अवशेष मिले, शायद मरणोपरांत जल्दबाजी में दफन किए गए थे। गांव के लोगों ने मिलकर उन अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया। जैसे ही अस्थियां पानी में गईं, अचानक हवा में हल्की सी खुशबू फैली और दूर आसमान में एक सफ़ेद रोशनी उभरी जो धीरे धीरे गायब हो गई। वीर के मन में एक अजीब शांति उतर आई। उस रात पहली बार Baragada ke possibilicula sanada de, na koi hamsi, na koi parachai, rupakali ko akirakara mukti mila kuki ti, samapana, gamba veil ababi yusa baragada ke pasa se rada ko nahim jate, paradara ki vajaha se nahim, balki samana ki vajaha se, vaha para aba rupakali ki badanasi bikas smaraka bana kukada, vira sahara lada gaya, para isa gatana ne usaka javana badaladia. Usaba pada de ki hara kahani mem surfa dara nahim hoda, kisi ke darda ki dastana bi chippy hodi hai.